डेमोग्राफी बदलने का दर्द सिर्फ इंडिया में नहीं है, ब्रिटेन की सियासत में भी ये खेल खेला जा रहा है। यहाँ अब एक नई ताकत उभरने की चर्चा जोरों पर है। दावा किया जा रहा है कि अगले आम चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इंडिया की नहीं, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। तो क्या सच में बदलने वाला है ब्रिटेन का चुनावी गेम? लेकिन कैसे? आज इस पर चर्चा करेंगे। और 15 दिन में जो काम न हो सका उसे 3 दिन में सरकार कराने की मंशा रख रही है। और यही वजह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और सदन चलने देने का आग्रह किया। 50 मिनट की बातचीत सिर्फ चाय पीकर तो पूरी नहीं की होगी। तो क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर बातचीत हुई और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस बात पर सहमति बनी और एक नए विशेष सत्र की चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है, आज इस पर भी बात करेंगे। और भले ही चुनाव की तारीखें आने में अभी काफ़ी वक्त बचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी शंखनाद फूंका जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासी चर्चाओं को एक नई रफ्तार दे दी है। इधर बीजेपी भी पीछे नहीं है। तो आखिर क्या है नई चर्चा का एजेंडा, सब कुछ बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। ब्रिटेन की राजनीति में कई दिनों से धीरे धीरे बहुत कुछ बदल रहा था और एक बड़ा बदलाव अब आ चुका है, जहां कुछ सीटों का फैसला अब हजारों नए वोटर्स के हाथों में जा सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2029 का चुनाव मुस्लिम वोटर्स के बढ़ते प्रभाव से नई दिशा ले लेगा? ब्रिटेन की राजनीति में आने वाले वर्षों में मुस्लिम मतदाताओं का कितना प्रभाव बढ़ने जा रहा है? मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने दावा किया है कि 2029 के संसदीय चुनाव में करीब 49 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ब्रिटेन सरकार का ये फैसला बताया जा रहा है, जिसमें 16 साल के नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने की तैयारी की जा रही है। काउंसिल का कहना है कि इससे कई सीटों पर मुस्लिम युवा मतदाताओं की संख्या अचानक बढ़ जाएगी और चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। फिलहाल ब्रिटेन की संसद में 650 सीटें हैं। इसमें करीब 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव माना गया है। इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 50% से भी ज़्यादा है। अगर नई 49 सीटों को जोड़ा जाए तो ये करीब संख्या पहुंच जाती है 79 तक। 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्रिटेन में करीब 39 लाख मुसलमान रहते हैं। इनकी बड़ी आबादी लंदन और वेल्स जैसे इलाकों में है। लंदन के मेयर सादिक खान भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ब्रिटेन में करीब 45% मुस्लिम आबादी 25 साल से कम उम्र के लोगों की है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2011 से 2021 के बीच ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी के करीब 12 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2031 तक ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी कुल आबादी का 10% तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव बढ़ा कैसे? पहला कारण यह कि सीटों का गणित, पूरा खेल यहीं से शुरू होता है। अभी करीब 29 सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में आ चुके हैं। इनमें से करीब 26 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% से ज़्यादा है। ब्रिटेन में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा लेबर पार्टी को समर्थन देता रहा है। वर्तमान संसद में 25 मुस्लिम सांसद भी मौजूद हैं। दूसरा कारण है 16 वर्ष के युवाओं को वोट का अधिकार देने का जो प्रस्ताव आया है। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन के मुताबिक अगर ये नियम लागू होता है तो करीब 49 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 10,000 से ज़्यादा तक बढ़ सकती है। इन सीटों पर पिछली बार जीत हार का अंतर भी 10,000 से कम था। ऐसे में इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। और तीसरा कारण है गाजा मुद्दे को लेकर के बढ़ता समर्थन। ब्रिटेन में कुछ मुस्लिम युवा गाजा समर्थक नेताओं और निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाल के चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर भी कामयाबी मिल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में गाजा समर्थक नेता संसद तक पहुंच सकते हैं। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता है तो 2029 का चुनाव ब्रिटेन की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। और संसद का मॉनसून सत्र अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक नए विशेष सत्र की चर्चा तेज हो गई है।
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होना है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 16 अगस्त से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। इस सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर चर्चा और उसे पारित कराने की कोशिश हो सकती है। मानसून सत्र खत्म होने के बाद संसद का औपचारिक सत्रावसान भी नहीं किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेष सत्र बुलाया जा सके। अब इसी को लेकर सरकार ने विपक्ष से बातचीत भी शुरू कर दी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो चर्चा का इस समय विषय बनी हुई है वो ये है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई है। इस बैठक का मकसद संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आग्रह था और संभावित विशेष सत्र को लेकर सहयोग मांगना। बैठक में सरकार की ओर से परिसीमन और महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पर समर्थन मांगा गया है। सरकार 16, 17 और 18 अगस्त को विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव लेकर आई है। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने की कोशिशें भी पूरी तरह से जारी हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर तुरंत सहमति नहीं दी है। पार्टी का कहना है कि वो पहले अपने सहयोगी दलों से बात करेगी, विपक्षी गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं उनसे चर्चा करेगी, इसके बाद ही वो कोई फैसला लेगी। उधर राहुल गांधी ने बैठक में साफ कर दिया कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान नहीं देते तब तक सदन की कार्रवाई सामान्य रूप से नहीं चल सकेगी। राहुल गांधी ने कहा कि डोनेशन, चोरी और छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जैसे मुद्दे हैं जिन पर गृह मंत्री का जवाब जरूरी है। इसके बिना विपक्ष सदन चलने नहीं देगा। बैठक के बाद किरण रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की और फिर गृह मंत्री अमित शाह को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसी वजह से पिछले कई दिनों से सदन में हंगामा हो रहा है और मानसून सत्र के खत्म होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है, जबकि विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या सरकार विपक्ष के बीच सहमति बन पाती है या संसद का गतिरोध इसी तरह से आगे जारी रहेगा, तो बाकी के जो बिल हैं वो कैसे पास हो पाएंगे। और आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या सदर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पवन पांडे होंगे और इस बार वो चुनाव जीतेंगे। ये पहली बार है जब अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को लेकर किसी एक सीट को सार्वजनिक रूप से उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। पवन पांडे 2012 से अयोध्या सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2017 और 2022 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर अलग अलग तरह से निशाने साधे। उन्होंने कहा कि पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं है बल्कि पंडित भी है। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जितना लोगों को परेशान करेगी, पीडीए उतना ही मजबूत होता जाएगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई बार परेशान किया गया। उन्होंने एक पुराने मामले का भी जिक्र किया, जिस घटना को गाड़ी पलटने का मामला बताया गया था, यानी उनका सीधा सीधा विकास दुबे से मामला था। उनकी सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी, ऐसा भी उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इससे समाजवादी विचारधारा का सफर रुकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाजवादी सोच को अपनाया और बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को साथ चलने का काम किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी समाजवादी पार्टी ने ही किया। इस कार्यक्रम में सपा सांसद सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे सहित ब्राह्मण समाज के कई नेता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए ब्राह्मण समाज को ये संदेश देने की कोशिश करती दिखी कि पार्टी और ब्राह्मण समाज का रिश्ता नया नहीं है बल्कि काफ़ी पुराना है। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से जुड़े मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया हो, लेकिन हाल के समय में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। आरोप भी लगाया उन्होंने कि धार्मिक संतों और बटकों का अपमान हुआ है। अंत में उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता अपना फैसला देगी और तभी पता चलेगा कि लोगों का समर्थन किसके साथ है।
उन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का भी उदाहरण दिया कि सच्चे रिश्ते और भरोसा समय के साथ और मजबूत होते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ से अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति अपनाई है और ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ खींचने का एक बहुत बढ़िया मौका उनको जो मिला था, यहाँ से पूरा संदेश दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ब्राह्मण वोट कितने तब्दील हो पाते हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।